बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। खबरों को नए तेवर और नए कलेवर में आपके सामने पेश करने में जी संगम हमेशा से आगे रहा है। देश, दुनिया और आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, ये जानना आज की दुनिया में बेहद जरूरी है और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जी संगम एक बार फिर आपके साथ है। और आज की बड़ी खबरों को रफ्तार में पेश करने के लिए हम आज से नया कार्यक्रम आपके सामने ला रहे हैं। 10 मिनट 10 खबरें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान और धर्मगुरु ताहिर उल कादरी का काफिला हजारों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल हो गया है। पाक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दे रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि नवाज के इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन आज रात 8 बजे तक जारी रहेगा। अगर इस बीच प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। इमरान ने कहा कि हम संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करेंगे और संसद के बाहर धरना देंगे। इमरान ने कहा कि हम रेड जोन को ग्रीन जोन में बदल देंगे। दरअसल रेड जोन इस्लामाबाद का वो इलाका है जहां कई सरकारी बिल्डिंग्स, संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, सुप्रीम कोर्ट और कई देशों के दूतावास हैं। वहीं इमरान खान ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन समेत सरकारी इमारतों में घुसने से मना किया है। डॉन न्यूज के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वो किसी भी हालात में इस्तीफा नहीं देंगे। खबर है कि शरीफ अपने घर में ही मौजूद हैं, साथ ही उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कई नेता भी मौजूद हैं। खबर ये भी है कि नवाज इस्लामाबाद के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में बिगड़े हालात को लेकर सेना भी सतर्क हो गई है। सेना ने सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया है। वही सेना हालात को लेकर सुरक्षा बलों जैसे पुलिस के संपर्क में है। इधर पाकिस्तान सरकार ने उन अफवाहों को भी गलत ठहराया जिसमें कहा जा रहा है कि शरीफ विरोधी प्रदर्शन के पीछे सेना का हाथ है। गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने मंगलवार को ऐलान किया कि सेना को संघीय राजधानी के संवेदनशील रेड जोन की सुरक्षा का भार सौंपा गया है। उन्होंने शरीफ विरोधी प्रदर्शनों में सेना का हाथ होने संबंधी अफवाहों का खंडन भी किया। असम के गोलाघाट में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में करीब 18 प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, जिसके चलते पुलिस को सख्त एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भी नहीं बख्शा। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नागालैंड के उपद्रवियों द्वारा उरियम घाट में लोगों की हत्या के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इन उपद्रवियों ने 12 अगस्त को एक साथ 9 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके चलते गोलाघाट जिले के 7 गांव में करीब 10,000 लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए हैं। इन लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में शरण ले रखी है। बढ़ते तनाव पर गुरुवार को असम और नागालैंड के सीएम की बैठक होने वाली है। नए तनाव पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मंगलवार को हालात की समीक्षा की। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला को मणिपुर की एक अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इरोम पर लगाए गए खुदकुशी की कोशिश के आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इरोम पर खुदकुशी की कोशिश की मंशा के आरोप साबित नहीं होते। इरोम शर्मिला पिछले 14 साल से भूख हड़ताल पर है। इरोम की मांग है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट खत्म कर दिया जाए। इरोम शर्मिला की भूख हड़ताल खत्म करने की कोशिशें नाकाम होने पर मणिपुर सरकार ने खुदकुशी की कोशिश के तहत मामला दर्ज करा दिया था, जिसके बाद लगातार 13 साल से इरोम शर्मिला न्यायिक हिरासत में थी, जिसके खिलाफ केच मणि और वाई देवदत्ता ने याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इरोम की रिहाई के आदेश दिए हैं। साल 2000 में इम्फाल एयरपोर्ट के पास असम राइफल्स के जवानों ने 10 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही सशस्त्र बल के जवानों को विशेष अधिकार देने वाले कानून AFSPA को हटाने की मांग को लेकर इरोम शर्मिला ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय दफ्तर का उद्घाटन किया जाएगा। खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के लिए 11 से 12 बजे के बीच शुभ मुहूर्त बताया गया है। शिवशरण पाठक मोदी के कार्यालय प्रभारी होंगे। पाठक के अलावा 4 से 6 और सदस्य भी होंगे जो आम लोगों की परेशानी और समस्याओं को पीएमओ तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, बनारस पर काम कर चुके एक्सपर्ट्स की एक टीम भी दफ्तर में मौजूद रहेगी, जो बनारस और पूर्वांचल के विकास पर इस टीम को मार्गदर्शन देने का काम करेगी। वहीं अगर अमित शाह के कार्यक्रम की बात करें तो वो सुबह 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके बाद स्थानीय दफ्तर पहुंचेंगे। 11:30 से 12:30 बजे के बीच पूजा करेंगे और दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे अमित शाह आम लोगों से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। गुरुवार को सुबह 6:30 बजे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी सरकार में विपक्ष का नेता नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस बारे में फैसला दे दिया है।
कांग्रेस ने लोकसभा में नेता विपक्ष के पद की मांग की थी। लोकसभा स्पीकर ने अपने फैसले के पीछे नियम 121 के साथ 1980 और 1984 की लोकसभा की व्यवस्था का भी हवाला दिया, जब सदन में नेता विपक्ष नहीं था। स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल की राय का भी हवाला अपने फैसले के पीछे दिया है। नियम 121 में नेता विपक्ष से जुड़ी सुविधाओं के लिए सदन की संख्या के 10% सांसदों की जरूरत बताई गई है, जबकि वर्तमान लोकसभा में कांग्रेस के मात्र 44 सांसद हैं, जिस कारण स्पीकर ने कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा नहीं दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि स्पीकर का फैसला भाजपा के नेताओं को और भाजपा के मंत्रियों को पहले कैसे मालूम था, ये हम लोगों को इस पर आश्चर्य भी है और इस पर भी लोगों को प्रकाश डालना चाहिए। हालांकि सांसदों की संख्या कम होने के बाद भी कांग्रेस नेता विपक्ष की मांग कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास के मंत्र से ही देश नई बुलंदी पर पहुंच सकता है। हरियाणा के कैथल में हाईवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास के मौके पर मोदी ने करप्शन को कैंसर से खतरनाक बीमारी बताया। देश की जनता को विकास में कितना विश्वास है। अगर आगे बढ़ना है, विकास एक ही मार्ग है। हजारों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास की पटरी पर सरपट दौड़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया। आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व देता है। ये व्यवस्थाएं जो जल्दी विकसित करता है, वहां पर विकास की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ती है। कैथल की रैली में बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे, लिहाजा मोदी ने रोजगार के नए तरीके तलाशने और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने पर भी जोर दिया। और अगर रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे तो हमारे नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा। चुनाव नजदीक है, लिहाजा कैथल की रैली में हरियाणा से अपना पुराना कनेक्शन बताने के साथ साथ मोदी ने कुरुक्षेत्र और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए जीत के लिए नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया। यूपी में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा, घाघरा, राप्ती समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा 63 तक पहुंच चुका है। नेपाल से आ रहे पानी से बहराइच, गोंडा और कुशीनगर के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ में भी लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। बाढ़ के कारण लोगों को पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही महामारी फैलने का खतरा भी सताने लग गया है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से किए जा रहे राहत कार्य भी नाकाफी साबित हो रहा है। फैजाबाद में खानसा पुलिस चौकी में आगजनी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मंगलवार को रेप और मर्डर से गुस्साए लोगों ने कुमारगंज थाना इलाके की पुलिस चौकी को जलाने की कोशिश की थी। रेप के बाद हत्या के मामले में बवाल को देखते हुए फैजाबाद और बाराबंकी के कई थाना क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरे जिलों से भी पुलिस बुलाई गई है। इतने नहीं, पीएससी की टीम को भी तैनात किया गया है। उधर आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी का रोड मैप तैयार करने के लिए आज राज्यों के वित्त मंत्रियों की दिल्ली में बैठक है। इस बैठक में जीएसटी काउंसिल के अधिकार, तंबाकू, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स पर बातचीत हो सकती है। बैठक में जीएसटी की सीमा क्या हो और दोहरे टैक्स पर भी चर्चा हो सकती है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जीएसटी को लेकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने पीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई थी। जयललिता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स को जीएसटी में शामिल किए जाने के खिलाफ हैं। बैठक में जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को अपना रुख एकदम साफ करना होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने पीएनबी के एटीएम में लाखों की लूट को अंजाम दिया है। घटना के मुताबिक 3 बदमाशों ने एटीएम मशीन को काटकर 24,46,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। कल शाम ही एटीएम में 24,80,000 रुपए डाले गए थे। तो उधम सिंह नगर जिले की ये घटना है। यहां पर खटीमा कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने पीएनबी के एटीएम में लाखों की लूट को अंजाम दिया है। खबरों के मुताबिक 3 बदमाशों ने एटीएम मशीन को काटकर 24,46,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। कल शाम ही एटीएम में 24,80,000 रुपए डाले गए थे। और एक और बड़ी खबर, आजमगढ़ की सगरी तहसील में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है और दिया नाले पर घाघरा खतरे के निशान से 126 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते 134 गांवों की करीब 1 लाख आबादी प्रभावित हो रही है। वहीं कई गांवों के संपर्क मार्ग पानी में डूब गए हैं। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है और 101 नावों को काम में लगाया गया है। तो
तो आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। दिघिया नाले पर घाघरा खतरे के निशान से 126 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते 134 गांवों की करीब 1 लाख आबादी इससे प्रभावित हो रही है। वहीं कई गांवों के संपर्क मार्ग भी टूट चुके हैं, वो पानी में डूब गए हैं। सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है और प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। 101 नावों को काम में लगाया गया है। और बदायूं गैंगरेप केस में एक बड़ा सच सामने आया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप की कहानी झूठी थी। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि आरोपी का डीएनए लड़कियों के कपड़ों में नहीं मिला है। हैदराबाद की सीएफएल लैब ने सीबीआई को कल ही फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन इस मामले की बनाई गई एम्स की पैनल रिपोर्ट का सीबीआई इंतजार कर रही है ताकि इस केस में आगे बढ़ा जा सके। हालांकि सीबीआई का दावा है कि इस केस की गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सीबीआई को एम्स की पैनल रिपोर्ट का इंतजार। बदायूं गैंगरेप केस में नई कहानी सामने आई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप की कहानी झूठी थी क्योंकि आरोपी का डीएनए लड़कियों के कपड़ों से मैच नहीं खाया। उत्तराखंड और हिमालय प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं भले ही यहां पर आपको बताएं कि 2-3 सालों में ज्यादा हुई है, लेकिन एक शोध से जो जानकारी सामने आई है वो हैरान कर देने वाली। क्या है रिपोर्ट, देखते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हर साल यहां भारी तबाही मचाती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ से उफनाई नदियां अपना कहर यूपी और बिहार के कई इलाकों में बरपाती हैं। लेकिन आने वाले समय में देश में ऐसे हालात केवल मानसून के समय ही नहीं बल्कि कभी भी और कई बार सामने आ सकते हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये चौंकाने वाला खुलासा किया है विकसित और विकासशील देशों के साझा अध्ययन के बाद इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कि यहाँ की रेनफॉल में बहुत तेजी से चेंजेस होने जा रहे हैं। जो पैटर्न ऑफ रेनफॉल है उसमें चेंज, मतलब पूरा अगर आप सीजनल मानसून रेनफॉल देखें या जून जुलाई अगस्त सितंबर जिसको हम लोग मानसून सीजन कहते हैं, उसकी रेनफॉल पूरी देखें तो उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी, मतलब अत्यधिक मानसून और बहुत ज्यादा मानसून, अत्यधिक वर्षा और बहुत ज्यादा वर्षा वाले इवेंट्स जो हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एशिया और यूरोप में जलवायु परिवर्तन के बदलाव पर अध्ययन कर रहे एक सरकारी संगठन IPCC की तरफ से जलवायु परिवर्तन पर जारी इस रिपोर्ट पर गौर करें तो भारतीय महाद्वीप में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। सख्ती से कदम नहीं उठाए गए तो इस महाद्वीप में पूरी मानसूनी जलवायु ही बदल जाएगी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादल फटने और मूसलाधार बारिश की घटनाएं आम हो जाएंगी। ऐसे में उत्तराखंड में पिछले साल हुई त्रासदी जैसे वाकये साल में दर्जनों बार हो सकते हैं। मुंबई की घटना, उत्तराखंड की घटना या राजस्थान में एक साल पहले जो अचानक बहुत ज्यादा मानसून 1 दिन में या 2 दिन में आ गया था, उसकी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो उनकी पुनरावृत्ति संभावित है। भारत की GDP में कृषि सेक्टर का एक बड़ा योगदान है। जाहिर है कि ऐसे हालात से देश का कृषि सेक्टर भी खासा प्रभावित होगा। इस रिपोर्ट का सबसे आगाह करने वाला पहलू ये है कि इससे भारत की रीढ़ कही जाने वाली कृषि पैटर्न जलवायु के बदलने से पूरी तरह बदल जाएगा और ऐसे में कृषि उत्पादन को लेकर भी बड़ी समस्या सामने आ सकती है। जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विकसित और विकासशील देशों के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं मौसम विज्ञानियों और सरकारों को भी कुदरत के भावी खतरे से निपटने के लिए गहन शोध के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा करनी होगी। इलाहाबाद से दिनेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर हिमालय और यहां की खेती पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर यकीन करें तो आने वाले दिन मध्य हिमालय की खेती के लिए भी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि यहां मानसून के अलावा भी बादल फट सकते हैं, जिससे पारंपरिक खेती का स्वरूप नष्ट हो सकता है। ये सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि हरे भरे खेत कठोर पहाड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर ये दृश्य बदल जाए तो क्या होगा? संभव है ऊंचे पहाड़ों की तरह मध्य हिमालय का मौसम बदल जाए। दरअसल वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट सामने आई है
उसके मुताबिक पहाड़ों पर साल दर साल आ रही आपदाएं जलवायु परिवर्तन का नतीजा हैं और आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। नदी की जमीनों को हमने उसमें आगे घुस के मकान बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि आप तो खतरा खुद मोल ले रहे हैं। जब तक आप उससे दूर नहीं जाएंगे आपके खतरे बिल्कुल कम नहीं होने वाले। और मैंने जैसे बताया कि 2 साल एक जैसे नहीं होते, किसी साल बारिश कम होती है और किसी साल बारिश बहुत ज्यादा भी होती है। तो ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का पार्ट है। असल में हिमालयन खेती एक दिन या फिर एक साल में तैयार हुई हो ऐसा नहीं है, बल्कि हिमालय के कठोर पहाड़ों को सदियों पहले यहाँ आए लोगों ने यहाँ के मौसम में ढलकर संरक्षित किया। इनमें वही वनस्पतियाँ उगाई गयी जो यहाँ के मौसम के अनुकूल थी, यानी चौड़ी पत्ती के जंगल लगाए गए जो तेज बारिश में भी यहाँ की मिट्टी को जकड़े रखती थी। वहीं खेतों में उन फसलों को ज्यादा उगाया जाता था जो कम पानी में भी ज्यादा पैदावार देती थी। मसलन मड़ुआ, झुंगड़ा और कोड़ी को उगाया जाता था। नदी किनारे की मिट्टी का भी उपयोग किया जाता था। इनमें खुशबूदार बासमती पैदा की जाती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में हिमालय बदल गया है। यहाँ जल, जंगल और जमीन का दोहन हो रहा है, जिस पर जलवायु परिवर्तन की मार ने तबाही ला दी। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और खासतौर से आईपीसीसी की रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने की बात की गई है अगले 100 वर्षों में, तो उसमें सिर्फ बाढ़ की बात नहीं है। इससे परिवर्तन होने वाला है। वो सबसे जो और चीजें उसमें कही गई हैं वो ये कि जो वर्षा है वो इरेटिक होगी। वर्षा कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। वो सारा रेनफॉल पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारी कृषि को भी परिवर्तन लाएगा। तो इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है हमें। उसमें जो मुख्य परिवर्तन खासतौर से जो उत्तराखंड या इस तरह के क्षेत्रों में है वो ये कि जो फसलें जिन क्षेत्रों में होती थी उन क्षेत्रों से परिवर्तित हो रही हैं। मध्य हिमालय में बादल फटने की घटनाएं नई नहीं है, लेकिन ये पहले काफी कम होती थी। लेकिन बीते 2-3 सालों से एक साथ कई बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे हिमालय के हैबिटेट पर भी असर पड़ा है। यहाँ बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तो हुई है, वहीं लगातार मिट्टी भी उफनती नदियों में बह रही है, जिससे पहाड़ पथरीले हो रहे हैं और जो इलाके सुरक्षित समझे जाते थे वो भी असुरक्षित हो गए हैं। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक केदार घाटी जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में उन फसलों और वनस्पतियों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर होती है। और अगर अब भी हालात को नहीं समझा गया तो आने वाले दिनों में कठोर पहाड़ों की तरह हालात भयावह होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आईपीसीसी की रिपोर्ट पर कृषि वैज्ञानिक काफी संजीदा हो चुके हैं। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद दुबे का मानना है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में अब जलवायु परिवर्तन और मौसम की भविष्यवाणियों को ध्यान में रखकर किसानों को खेती करनी होगी। कृषि पैटर्न में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, इसी पर खास बातचीत की अनिरुद्ध प्रसाद दुबे से हमारे संवाददाता आर्यन अग्रवाल ने। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में भारतीय जलवायु में हो रहे बड़े परिवर्तन के बारे में बताया गया है और आगाह किया गया है कि अगर यहाँ के कृषि पैटर्न को बदला नहीं गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली यह कृषि व्यवस्था टूट जाएगी। तो किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए फसलों के पैटर्न में, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे। डॉक्टर दुबे, आपसे जानना चाहेंगे कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है जिस खतरों की बात कर रही है, तो यहाँ के आगे आने वाली या बदलने वाली जो जलवायु है उसको देखते हुए कृषि पैटर्न क्या होना चाहिए? अब देखिए, इसमें जहां तक कृषि जलवायु की बात की गई है तो कृषि जलवायु में खास करके जो पिछले 40 सालों का अगर हम डाटा देखते हैं तो उसमें वर्षा जो है वो प्रतिवर्ष लगभग जो है वो कम होती जा रही है और दशकीय स्थिति पे अगर हम देखते हैं तो उस पर भी कम हुई है। इसी तरह से तापक्रम में दिन के तापक्रम में बढ़ोतरी हुई है और रात के तापक्रम जो जाड़े के सीजन का है वो घट रहा है इस क्षेत्र का, यानी जाड़े सर्द हो रही हैं और दिन जो है वो रातें सर्द हो रही हैं और दिन जो है वो गर्म हो रही है। जी, आपको लगता है कि सरकार को अपनी जो कृषि नीति है या कृषि उत्पादन नीति है उसमें फेरबदल करना चाहिए इस आईपीसीसी रिपोर्ट के अध्ययन के बाद? ये जितना भी अध्ययन होता है या रिसर्चेज हो रहे हैं, जो जानकारियां हो रही हैं, उसके हिसाब से उसके मुताबिक एग्रीकल्चर में प्रबंधन के साथ साथ
फसलों में भी तब्दीली, प्लानिंग लाने का प्रयास सरकार भी करती है और वैज्ञानिक भी लगातार उसके हिसाब से सुझाव भी उसी को देता है। ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव कम करने के लिए किस तरह कदम उठाए जाने चाहिए? इसके उत्सर्जन के लिए किसान भाइयों को ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का प्रयास करें। दूसरा, जो खेती में जो केमिकल फर्टिलाइजर का बढ़ावा ज्यादा दिया जा रहा है उसको थोड़ा कम करके जो हमारी हरी खादें हैं, कंपोस्ट खादें हैं, इनको ज्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर दुबे। डॉक्टर दुबे बता रहे थे कि किस तरह से किसान मददगार हो सकते हैं अगर उन तक बात ये पहुंचे कि जो मौसम की भविष्यवाणियां हैं उसके अनुरूप अपनी फसलें उगाएं, अपने पैटर्न को चेंज करें, और इसके अलावा ग्रीन हाउसेस गैसेज को भी उसका प्रभाव कम करने के लिए किसान मददगार हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हरियाली बिखरान है पूरी धरती पर कि ग्रीन हाउसेस गैसेज का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और उनको निष्प्रभावी बनाया जा सकेगा।